हेलो स्टूडेंट, देखिएगा हम नीट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नीट पेपर 2015-16 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे ईयर्स में 2 टाइम आपका नीट का पेपर हुआ था। फर्स्ट टाइम पेपर हुआ, वो रिजेक्ट हुआ, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ, तो हमने फर्स्ट टाइम वाले पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे फेज नंबर 2, अर्थात जो आपका दोबारा पेपर हुआ था। आपको बेटा वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी पता चल जाए। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, उसमें हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको बताना है इन कंपाउंड में से किसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, हाइड्रोजन साइडाइन नहीं, सेलुलोज। ये वैसे आपको डायरेक्ट लर्न भी करना है, क्योंकि सेलुलोज जो है वो आपको पता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज हैलाइड कंपोनेंट फॉर FCR। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए इनमें से हम कौन से हैलाइड को यूज करते हैं। तो पहले FCR क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ। ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर हम रिएक्शन करेंगे। तो उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ कि FCR भी 2 टाइप की होती है बेटा। एक तो होती है एल्काइलेशन और एक होती है बेटा एसिटिलेशन एंड एल्काइलेशन। और जो FCR होती है वो हमेशा एनहाइड्रस मतलब जनरली जो होती है ये होती है लुईस एसिड की प्रेजेंस में, जिसके अंदर हम एनहाइड्रस AlCl3 ZnCl2 इनको यूज करते हैं। एल्काइलेशन जो होता है उसमें तो हम RX एल्किल हैलाइड को यूज करते हैं, और एसिटिलेशन में हम RC डबल बॉन्ड OX को यूज करते हैं। तो आप जरा देखो, बेंजीन का अगर हम एल्काइलेशन करते हैं तो यहाँ पर RX लेंगे। जैसे RX लेंगे, RX से R प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा जो इंटरमीडिएट है, और इस वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, और ये R रिंग पर जाकर अटैच होकर इस तरह से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो एल्काइलेशन। अगर हम इसका एसिटिलेशन करें तो ये इसका एसिटिलेशन है, यहाँ से ये X रिमूव होगा और CH3CO प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हालांकि मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल को पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ये है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से बेटा यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और ये इस ग्रुप इस पर आकर ऐड हो जाएगा, और इस पर ऐड होने से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो अब आप देखो, उसने कहा कि FCR में से इनमें से कौन सा हैलाइड हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है क्लोरोबेंजीन। आपको पता है क्लोरोबेंजीन को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का लोअर पे रेजोनेंस में इंक्लूड है, और रेजोनेंस में इंक्लूड होने की वजह से यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड होगा, और आपको पता है पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इजीली नो इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए यह FCR नहीं करेगा। नंबर 2, ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल ब्रोमोबेंजीन में भी बेटा यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए ब्रोमोबेंजीन भी रॉन्ग है। क्लोरोएथीन, बिल्कुल क्लोरोएथीन में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, ये विनाइल हैलाइड है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, और यहाँ पर भी वही पार्शियली डबल बॉन्ड होगा, और पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ से बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें सी भी आपका रॉन्ग है। तो बताइएगा इसमें आंसर कौन सा होगा बेटा, डी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कैसे होगा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये लिया आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन हम करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो जैसे AlCl3 के साथ करेंगे, AlCl3 इसको रिमूव कर देगा, C ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करेगा, और रिंग पर अटैक करके क्यूमीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है, तो यहाँ से कंक्लूजन यही है कि आपका हेलो एरिन्स एंड विनाइल हैलाइड डज नॉट शो FCR, ये FCR शो नहीं करते,
अर्थात डज नॉट इंक्लूड इन FCR, इनको हम FCR में इंक्लूड भी नहीं करते, डज नॉट इंक्लूड इन FCR। क्यों? क्योंकि इन सब में रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस से पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सभी एटम कोप्लेनर है। तो देखिएगा फर्स्ट में आपके बाइफिनाइल है, और आपको पता है सर बाइफिनाइल जो होते हैं उसके अंदर ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। आप देखिएगा इसके अंदर ऑल कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है तो ये आपका जो पूरा सिस्टम है वो प्लेनर है, अर्थात एक ही प्लेन में होगा, और ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? को प्लेनर सिस्टम बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास सेकंड में साइक्लोहेक्सेन है, और अगर हम बात करें रियल में तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो चेयर फॉर्म में होता है, और चेयर फॉर्म में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्लेनर। अब बताओ अगर नॉन प्लेनर है तो इसके सभी मॉलिक्यूल सभी एटम जो होंगे वो एक ही प्लेन में नहीं होंगे, तो ये नॉन प्लेनर है। 3 वाले में देखिएगा मिथाइल, मिथाइल C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर sp है, यहाँ पर sp है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp2 है। तो ये पूरा पोर्शन तो आपके एक ही प्लेन पर है, बट sp3 होने की वजह से ये आपके डिफरेंट प्लेन पर होंगे। तो इसका मतलब ये सिस्टम भी आपका क्या होगा बेटा? नॉन प्लेनर सिस्टम होगा। नंबर 4 में आपके पास 2 साइक्लो रिंग है। तो अभी हमने कहा था कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं आपस में कनेक्ट होंगे चेयर फॉर्म से। तो इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये अगेन वापस आपके चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से होगा। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा बेटा? नॉन प्लेनर सिस्टम होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नायलॉन 66 पॉलीमर। ये आपके पॉलीमर का है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नायलॉन 66 का है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि नायलॉन 66 फर्स्ट मैन मेड, आपको पता है ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर्स है सर। और इसको 66 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी मोनोमर जो यूनिट होती है, एक तो होती है इसकी मोनोमर यूनिट एडेपिक एसिड जिसका है टेट्रा मतलब एडेपिक एसिड है, और सेकंड है हेक्सा डाई मेथिलीन अमाइन, मतलब हेक्सा मेथिलीन डाई अमाइन। ये इसकी मोनोमर यूनिट है। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है और इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 6 होने की वजह से इसको 66 बोलते हैं। और सर यहाँ पर एमाइड लिंकेज होता है, और एमाइड लिंकेज होने की वजह से इसको हम एमाइड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। कैसे होता है वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम एडेपिक एसिड की बात करें तो एडेपिक एसिड होता है ये एडेपिक एसिड है। तो 4, 5, 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गए। और हेक्सा मेथिलीन डाई अमाइन, तो ये आपके हेक्सा मेथिलीन डाई अमाइन का स्ट्रक्चर है CH2 होल 6 NHH। और इसकी भी हम यहाँ पर N यूनिट और इसका भी हम यहाँ पर क्या करते हैं N यूनिट लेते हैं। जब इनका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ से N मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। इसके वाया C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O NH
CH2 होल 6 और NH, और ये आपके नाइलॉन डबल 6 का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से नाइलॉन डबल 6 का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। और आप देखिएगा ये कौन सा लिंकेज है, तो यहाँ पर ये सर एमाइड लिंकेज है, इसलिए इसको हम एमाइड फाइबर भी बोलते हैं। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है। तो इसका वो आंसर राइट है जिसमें एमाइड लिंकेज है। फर्स्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि इसमें कहीं भी एमाइड लिंकेज नहीं है। सेकेंड भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज नहीं है। थर्ड भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें भी एमाइड लिंकेज नहीं है। सर इसका फोर्थ आंसर राइट है, इसके अंदर एमाइड लिंकेज है। तो देखिएगा इसके अंदर ये एमाइड लिंकेज है। एमाइड लिंकेज के वन साइड CH2 6 और वन साइड CH2 4, मतलब 4 मिथाइल है। CH2 की होल 2H2, तो 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होगा, जिसमें ये नाइलॉन डबल 6 का स्ट्रक्चर है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन। इसका मतलब आपको ये कंपाउंड गिवन है, इन कंपाउंड का आपको HBr फर्स्ट के साथ एडिशन और उसके बाद में सेकेंड एलिमिनेशन, ये करके आपको क्या बनाना है बेटा? प्रोपीन का फॉर्मेशन करना है। या फिर डायरेक्ट आप उसका एलिमिनेशन कर सकते हो, डायरेक्ट एलिमिनेशन करके भी आप प्रोपीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें HBr एलिमिनेशन करके प्रोपीन बनाया नहीं जा सकता, या फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन से प्रोपीन नहीं बनाया जा सकता। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में आपको साइक्लोप्रोपेन गिवन है। हम साइक्लोप्रोपेन पर सबसे पहले रिएक्शन करेंगे HBr का, तो ये EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, जिसमें CH2 CH2 CH2, एक पर तो Br ऐड हो जाएगा और एक पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट, अगर मैं इसका एलिमिनेशन करूंगा, क्या कर दूंगा बेटा? इसका एलिमिनेशन, वो भी किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ से ये H और Br रिमूव हो जाएगा और H और Br के रिमूव होने से प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट में तो प्रोपीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नंबर टू में एल्कोहल लिया है, तो हम एल्कोहल पर सबसे फर्स्ट रिएक्शन करेंगे HBr का, तो ये NSR हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। C सबसे फर्स्ट बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल आर द पुअर लिविंग ग्रुप, और पुअर लिविंग ग्रुप है तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में। तो ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से रिमूव होगा, आपको पता है इस पर कार्ब कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? कार्ब कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब इस पर आपका अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, कौन सा? Br- यहाँ पर। इससे पहले एक और चीज बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन गया? कार्ब कैटाइन। अगर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बन गया तो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अर्थात रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट होकर पहले बना था 1 डिग्री कार्ब कैटाइन, और 1 डिग्री कार्ब कैटाइन से क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्ब कैटाइन। और आपको पता है 2 डिग्री कार्ब कैटाइन इज द मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होता है। और इस पर अब आपका न्यूक्लियोफाइल Br- अटैक करेगा, इसके वाया 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी हमने HBr किया है, अब मैं यहाँ से इसका एलिमिनेशन करा देता हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ, तो भी प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब सेकेंड में भी प्रोपीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आता है थर्ड है आपके कीटीन। थर्ड क्या है बेटा? कीटीन है। अब हम कीटीन पर रिएक्शन करेंगे सबसे पहले HBr का। अगर हम कीटीन पर HBr का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा Br, अर्थात ये कौन सी फॉर्म में हो गया? अनस्टेबल फॉर्म में हो गया, क्योंकि इनोल है। तो यहाँ से ये टॉटोमेरिज्म कर देगा, और जैसे इसमें टॉटोमेरिज्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और Br का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात एसिड हैलाइड बन जाएगा। और आपको पता है एसिड हैलाइड से अब एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बेटा? C। अब आता है डी में आपको ऑलरेडी एल्किल हैलाइड गिवन है, तो इस पर डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? एलिमिनेशन कर देंगे अल्कोहलिक KOH के साथ,
तो जैसे ही अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन करेंगे यहाँ पर भी प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बेटा? सी, क्योंकि सी के अंदर हम डायरेक्ट एलिमिनेशन से और HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन से भी प्रोपीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। आपको नाइट्रो कंपाउंड गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये नाइट्रो कंपाउंड है, तो यहाँ पर एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। कम से कम एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपके एक जो विक्टर में टेस्ट है उसके अंदर इसको हम इस तरह से जनरली यूज भी करते हैं कि आपका जो विक्टर में टेस्ट है उसके अंदर हम जब उसका रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं तो वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बट आप थर्ड में देखिएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपको पता है नो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अर्थात यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर विक्टर में टेस्ट भी यूज कर देता हूँ। तो विक्टर में जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपका अल्कोहल हम यूज करते हैं, उस अल्कोहल पर सबसे पहला रिएक्शन होता है रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ। इससे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। जो एल्किल हैलाइड बनता है उस पर रिएक्शन होता है AgNO2। यहाँ से अगेन NSR होता है, ये भी NSR है और ये भी NSR है। इसके वाया RNO2 नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस पर रिएक्शन होता है HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट पर हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे यहाँ पर हमें RBC, अर्थात अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो रेड कलर, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ब्लू कलर, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। किस तरह से रिएक्शन होती है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो जैसे मान लीजिएगा सपोज डेट मैंने ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, इसका रिएक्शन सबसे पहले रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ करेंगे तो RCH2I बनेगा। जब इसका रिएक्शन AgNO2 के साथ करेंगे तो RCH2NO2 बनेगा। अब आप देखो NO2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जब इसकी रिएक्शन हम यहाँ नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे तो आपको पता है नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो नाइट्रस एसिड है उसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो जैसे यहाँ से रिएक्शन करेंगे, यहाँ से ये H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और RC डबल बॉन्ड NOH NO2 ये बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो नाइट्रोलिक एसिड बना है, जब इस नाइट्रोलिक एसिड को हम किसके साथ NaOH के साथ यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेड कलर ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको 2 डिग्री की फॉर्म में ले लूँ मैं, RCHOH, अब की बार मैंने इसको 2 डिग्री की फॉर्म में ले लिया तो यहाँ से फर्स्ट तो हैलाइड बन जाएगा। तो बेटा ये हैलाइड तो बन गया, वही मतलब AgNO2 के साथ करेंगे, नाइट्रो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो गया, ये नाइट्रो बन गया। बट अब की बार यहाँ पर ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? अब की बार यहाँ पर ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अब की बार रिएक्शन इस तरह से होगा, जहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और NO2 ग्रुप इसके साथ लग जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास RCNO2 और N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं बेटा। और जब इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करते हैं तो हमें यहाँ पर ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। बट अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल पर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। अब देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। तो आपको बताना है कि आपके जो सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स, उसके अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है। तो ये तो बिल्कुल बायोलॉजी का है, आपके जेनेटिक्स का है, तो इसमें आपको डायरेक्ट रन करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीट में मतलब बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी में बेटर तरीके से प्रिपेयर होता है। इसमें क्या होता है वो मैं बता दूं। सबसे पहले डीएनए होता है, और डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, आरएनए का। सबसे फर्स्ट जो है डीएनए, और डीएनए से आरएनए। डीएनए हमारे न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में डीएनए के वाया साइटोप्लाज्म जो है, जो आपका साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब ये आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इनके वाया ये यहाँ से सीधा कहाँ पर पहुंचता है, राइबोसोम पर पहुंचता है। और राइबोसोम पर किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का। आपका राइबोसोम एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन पर ये पहुंचेगा और वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, तो डीएनए से आरएनए को तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और यही आपका क्या है, सेंट्रल डोगमा प्रिंसिपल है। तो पहले डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकेंड आपका रॉन्ग है, थर्ड डीएनए आरएनए प्रोटीन, थर्ड आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट corresponding order of names of 4 aldose with configuration given below। आपको ये 4 कंपाउंड गिवन है, आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन देखकर आपको बताना है कि कौन से एल्डोज हैं रेस्पेक्टिवली। तो देखो फर्स्ट के अंदर आपका ये भी क्रेल सेंटर है और ये भी क्रेल सेंटर है, 2 क्रेल सेंटर है। और आपको पता है अगर मोर देन 1 क्रेल सेंटर होते हैं तो आपके फंक्शनल ग्रुप से जितना फार क्रेल सेंटर होगा उससे हमेशा कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप के होते हैं कि अगर OH राइट हैंड साइड होता है तो उसको डी फॉर्म बोलते हैं, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसको एल फॉर्म बोलते हैं। ध्यान रखना ये सिंगल कार्बन के लिए मतलब सिंगल क्रेल सेंटर के लिए है, और अगर मोर देन 1 क्रेल सेंटर हो तो उसमें हमेशा मोर फार फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, मोर फार फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन। वो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो अब आप जरा देखो इनमें एक से ज़्यादा है तो सबसे फार, तो एल्डिहाइड से सबसे फार ये वाला, तो इससे डिसाइड होगा। यहाँ पर OH राइट हैंड साइड है, तो बताओ अगर OH राइट हैंड साइड है तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी। इसमें भी 2 क्रेल सेंटर है, OH राइट हैंड साइड है तो ये भी कौन सा होगा, डी। आप देखो इसमें OH राइट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड साइड है तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एल। और इसमें भी OH लेफ्ट हैंड साइड है तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एल। तो मैंने डी और एल तो आपको आइडेंटिफाई कर दिया। अब उसके बाद में एक और टर्म चलती है, अगर आपका सेम ग्रुप ऑन सेम साइड हो, जैसे यहाँ पर भी X और यहाँ पर भी X, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अगर सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इरिथ्रोफॉर्म बोलते हैं। और अगर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, अगर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड होता है, अगर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट अगर साइड होता है तो उस कंडीशन को हम थ्रियोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रियोफॉर्म बोलते हैं। तो आप जरा देखो इसमें सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है तो ये कौन सी फॉर्म है, इरिथ्रोफॉर्म है। यहाँ सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है इसलिए ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके थ्रियोफॉर्म है। यहाँ पर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, इरिथ्रोफॉर्म हो गई। और यहाँ पर सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है तो बताओ ये कौन सी फॉर्म हो गई, थ्रियोफॉर्म हो गई।
तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा डी इरिथोज, इसका नाम क्या हो जाएगा? डी थ्रियोज, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल इरिथोज, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? एल इरिथोज। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, सेकेंड में डी थ्रियोज रॉन्ग हो गया क्योंकि इरिथोज है, थर्ड ऑप्शन में एल इरिथोज रॉन्ग हो गया क्योंकि वो डी है। तो डी इरिथोज, डी थ्रियोज, एल इरिथोज और एल थ्रियोज। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बेटा? डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन रिएक्शन बेंजीन, बेंजीन के साथ में ये साइक्लोहेक्सीन HF के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर P द मेजर प्रोडक्ट P इज। तो आप देखो बेंजीन है, तो हमें पता है कि बेंजीन इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और बेंजीन के ESR में एक तो होता है हेलोजिनेशन, एक होता है नाइट्रेशन और एक होता है सल्फोनेशन और एक होता है FCR फ्रीडल क्राफ्ट। तो यहाँ पर हेलोजिनेशन भी नहीं है, नाइट्रेशन भी नहीं है, सल्फोनेशन भी नहीं है, ये FCR है। और FCR में भी 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसिटिलेशन। अब आप देखो एल्काइलेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल एल्काइलेशन होता है कि बेंजीन रिंग उसका रिएक्शन करा दो एल्किल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जैसे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर रिंग पर आकर R ऐड हो जाएगा। बट अगर मैं और भी डिस्कस करूँ तो इसके एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड के अलावा और भी हम, तो फर्स्ट हमने लिया एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के साथ लुईस एसिड है। ऐसे ही हम सेकंड में यहाँ पर एल्कीन भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने RC डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन यूज किया है। अब आपको पता है इस एल्कीन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको इलेक्ट्रोफाइल अर्थात केटाइन में कन्वर्ट करने पड़ेगा। और इसको केटाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर किसको यूज करते हैं बेटा? एसिड हैलाइड को यूज करते हैं, क्योंकि एसिड हैलाइड में से H+ जो है वो इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करके ये H यहाँ लग जाएगा, उसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा और ये इस पर आकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसका मतलब एल्किल हैलाइड के साथ FCR लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है और एल्कीन के साथ में एसिड हैलाइड की प्रेजेंस में होता है। ऐसा ही हम चाहें तो एल्कोहल के साथ भी FCR कर सकते हैं। तो ये बेंजीन रिंग है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराना चाहता हूँ एल्कोहल के लिए तो ये देखिएगा, अब यहाँ से मुझे क्या बनाना है? इलेक्ट्रोफाइल अर्थात RCH2+ बनाना है। तो इसके लिए इस एल्कोहल को हटाना है, एल्कोहल को हटाने के लिए हमें H+ चाहिए। H+ का मतलब हम यहाँ किसको यूज करते हैं? कंसेंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं। ये क्या करेगा? इसको प्रोटॉन देगा और प्रोटॉन देके इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और RCH2+ कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये कैटाइन रिंग पर आकर ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि FCR में एल्काइलेशन में हम 3 टाइप के रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड लुईस एसिड की प्रेजेंस में, एल्किन एसिड हैलाइड की प्रेजेंस में, एल्कोहल कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब आप देखो यहाँ बेंजीन के साथ क्या है? एल्कीन। इसका मतलब ये इट इज द पार्ट ऑफ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसमें भी किसका पार्ट है? FCR का, और FCR में भी किसका पार्ट है? एल्काइलेशन का। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेंगे किसका? एल्कीन का। तो अब आपको पता है अगर एल्कीन है तो एल्कीन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिड हैलाइड। तो सबसे पहले ये रिएक्शन होगा एसिड हैलाइड की प्रेजेंस में। तो एसिड हैलाइड की प्रेजेंस में जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका सबसे पहला स्टेप मैं कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिएगा बेटा ये एल्कीन है, इस पर जब हम HF के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H+ प्रोटोन आएगा और ये प्रोटोन क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये प्लस लग गया, ठीक है, और यहाँ पर H हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इसकी सेकंड स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करता है। तो ये रिंग है और इस रिंग पर आपका ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये वाला। तो आपको पता है जैसे यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, कहीं भी अटैक करा देता हूँ मैं, तो जैसे इसका मैं अटैक कहीं भी करा दूंगा तो ये रिंग है,
बेंजीन रिंग, ये जैसे बेंजीन रिंग है और इसका मैं अटैच या करा देता हूँ। तो जैसे ही ये इसके साथ अटैच होगा, आपको पता है इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा और थर्ड स्टेप में रिमूव ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड वापस अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट आंसर रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड आंसर इसका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a given nitrogen containing compound A react with tin and hydrochloric acid followed by HNO2 to give an unstable compound B. B on treatment with phenol form a beautiful colored compound C. Compound C with molecular formula C12H10N2O. तो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए इज। तो देखो ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ए, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ए है और इसका रिएक्शन करना है टिन Sn प्लस HCl के साथ। आपको पता है ये रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके रिडक्शन से एक कंपाउंड बनेगा। वो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का रिएक्शन करना है HNO2 के साथ। यहाँ से B बनेगा और वो कह रहा है कि B अनस्टेबल है, HNO2 गिव अनस्टेबल कंपाउंड B। तो आपको पता है अगर यहाँ पर रिडक्शन है तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब वो नाइट्रो कंपाउंड है जिसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, अमाइन का फॉर्मेशन होगा। और नाइट्रो कंपाउंड है उसका रिडक्शन होगा, अमाइन बनेगा, अमाइन का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से डाईएजोनियम बन जाएगा। तो इसका मतलब एक कंपाउंड आपका क्या हो गया, नाइट्रो कंपाउंड हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो बना है अगर इसका रिएक्शन करेंगे फिनोल के साथ तो कपलिंग रिएक्शन होगा और कपलिंग रिएक्शन के वाया एजो डाई का फॉर्मेशन होगा जो कि कलर्ड होती है। तो इसका मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ए क्या है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि स्ट्रक्चर ए यहाँ पर क्या है, नाइट्रो। तो ए रॉन्ग है, बी आपका राइट है। अब कैसे होगा रिएक्शन वो देखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ से बन जाएगा एनेलिन। तो ये बन गया एनेलिन। एनेलिन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये होता है डाईएजोटिनेशन जो कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा और यहाँ से आपके पास डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि अनस्टेबल होता है। अब ये डाईएजोनियम क्लोराइड जो बना है इसका रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, फिनोल के साथ। तो ये मैंने कर दिया इसका रिएक्शन फिनोल के साथ। ये ग्रुप यहाँ से मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर और ये आपका सब्ट्रैक्ट है जिस पर इसका रिएक्शन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ से आपके पास एजो डाई का फॉर्मेशन होगा। अर्थात यहाँ से जो डाई का फॉर्मेशन होगा वो डाई ये होगी, क्या बोलते हैं इसको, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं। और वो भी कौन से कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मतलब नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी। तो अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br NaCN CH3 CH2 CH2 CN NaBr। दिस रिएक्शन विल बी फास्टेड इन। यह रिएक्शन किसके अंदर फास्ट होगी, अर्थात ये आपको सॉल्वेंट गिवन है। तो हमें पता है कि एल्किल हैलाइड का मेन जो कैरेक्टर होता है वो NSR होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और NSR भी 2 टाइप का होता है, SN1 एंड SN2। अगर आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है तो SN1 होता है और अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है तो SN2 होता है। 2 डिग्री हैलाइड के केस में हम वहाँ पर SN1 या SN2 वो डिपेंड करेगा रिएजेंट पर और इन पर। तो आप देखिएगा आपके पास यहाँ पर जो हैलाइड गिवन है वो 1 डिग्री हैलाइड है, अर्थात CCBr
ये आपके पास 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड है। सेकेंड आपके पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल गिवन है Cn माइनस, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और हमें पता है कि SN1 जो होता है वो हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है, जबकि SN2 हमेशा स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट हो रहा है वो SN2 रिएक्शन के साथ हो रहा है। अगर मैं अब SN2 रिएक्शन की बात करूं तो SN2 रिएक्शन है वो ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अर्थात नो आयनाइजेशन, अर्थात यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये हमेशा नॉन पोलर अर्थात पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे कॉमन है एसीटोन, DMF, DMA और DMSO, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल एसीटामाइड और डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये 4 सॉल्वेंट हम जनरली यूज करते हैं। और जबकि SN1 रिएक्शन जो होती है, अगर मैं SN1 की बात करूं तो SN1 रिएक्शन जो होती है वो आपके 2 स्टेप्स में है, और उसके अंदर एक स्टेप में जो है आयनाइजेशन होता है। और अगर वो आयनाइजेशन है तो आपको पता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगी, और वो भी पोलर सॉल्वेंट कौन सा, प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप जरा देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि प्रोटॉन गिवन करता है। सेकेंड भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और आपका DB क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो A, B और D की प्रेजेंस में तो SN1 होगा, तो इसका A भी रॉन्ग है, B भी रॉन्ग है, D भी रॉन्ग है, आंसर C होगा। तो ध्यान दे, SN2 रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट एसीटोन, DMF, DMA और DMS होता है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट A फॉर्मेड इन द रिएक्शन। आपके पास ये जो रिएक्शन है, आपको बताना है इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको यहाँ से जो प्रोडक्ट गिवन है वो है, मतलब आपको जो रिएक्टेंट है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब इसका हमें H2 गैस 1 ATM के साथ PD+C और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करना है। आपको बताया PD+C आर द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। और ऐसी कंडीशन पर रिडक्शन रिएक्शन है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन है उसका रिडक्शन होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके सैचुरेटेड कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सैचुरेटेड कीटोन में। अर्थात यहाँ से डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा बट कीटोन का रिडक्शन नहीं होगा। तो बताइएगा इसका बेटर आंसर कौन सा होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, तो सबसे असेंशियल कंडीशन है एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। तो आप जरा देखो, फर्स्ट में ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये कौन सा है, तो ये है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अगर ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं चेक करता हूँ तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर यहाँ से टॉटोमेरिज्म होता है तो जैसे यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, आपको पता है ये तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक साइंटिस्ट है ब्रेडिस का रूल, तब हम यहाँ ब्रेडिस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेडिस ने कहा था कि आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन जीरो और एक होता है जीरो। तो ये तो भी जीरो है,
और एक आपका होता है नॉन जीरो, और ये नॉन जीरो है। तो आपके जो नॉन जीरो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आपका जो ब्रिज हेड कार्बन है, इसको बोला जाता है ब्रिज हेड कार्बन। और ये ब्रिज हेड कार्बन है वो कभी भी sp2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये sp2 होगा तो ये प्लेनर होगा, और जबकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके रियल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसका रियल स्ट्रक्चर तो ये होता है, अर्थात ये एक आपका नॉन प्लेनर होता है। और अगर यहाँ पर sp2 लग जाए तो फिर ये प्लेनर है, बट ये प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, नॉन जीरो जो होते हैं उनका ब्रिज हेड जो कार्बन है वो कभी भी sp2 नहीं हो सकता, अर्थात अगर इसी कंडीशन पर वो sp2 होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। ये है ब्रेडिश रूल। तो अब आप जरा देखो, जब फर्स्ट के अंदर टॉटोमेरिज्म हुआ है तो यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन जो है उस पर डबल बॉन्ड आ रहा है, अर्थात वो sp2 का पार्ट हो गया। और अगर sp2 का पार्ट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म भी नहीं होगा। ऐसे ही अब आप सेकंड में देखिएगा, सेकंड में आपके पास वही अगेन, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर पीएच है, यहाँ पर पीएच है, तो यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, बट वही ब्रिज हेड अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी जब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा तो आपका ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो जाएगा, और ब्रिज हेड कार्बन जो है वो sp2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला है कि आपका जो ब्रिज हेड कार्बन है वो डज नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होता। अब आप देखिएगा सी के अंदर यहाँ पर भी ब्रिज हेड है, मतलब हाइड्रोजन है, बट इसके अंदर साइड में भी हाइड्रोजन है, और इन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो इसके अंदर केवल थर्ड स्ट्रक्चर में टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो बताओ कौन सा आंसर राइट है? तो इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और इन कार्बोक्सिलिक एसिड का करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। तो आप जरा देखिएगा, फर्स्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ऑक्सीजन। हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I होती है। आप जरा देखिएगा, फर्स्ट के अंदर जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड बेस बना देता हूँ मैं इसका, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, और इस कॉन्जुगेटेड बेस पर यहाँ से ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, -I, बट यहाँ पर डिस्टेंस 3 कार्बन का है। और ऐसे ही आप देखिएगा सेकंड के अंदर भी हम कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे। यहाँ पर आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा उसमें भी इसका -I होगा, बट इनके बीच में कार्बन 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर -I मैक्सिमम होगा, जबकि यहाँ पर -I मिनिमम होगा। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लेस होगी, बट यहाँ पर कोई भी O नहीं है, तो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है। और अगर अल्काइल ग्रुप है तो आपको पता है अल्काइल ग्रुप का +I है, और अगर +I है तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा आपका कॉन्जुगेटेड बेस, इसलिए ये क्या होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। तो बताओ सबसे हाई एसिडिक कौन सा होगा, आपका सेकंड, फिर कौन सा होगा, थर्ड, उसके बाद में कौन सा होगा, फर्स्ट। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो इसका आंसर बी आपका राइट है। अब आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रैपिडली विद गैसेज ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। अर्थात आपको एक कंपाउंड गिवन है, इन कंपाउंड के साथ में हमें Br2 गैसेज फॉर्म में है ये, इसके साथ रिएक्शन करना है और बताना है किसकी रिएक्शन सबसे फास्ट है। तो Br2 की गैसेज में रिएक्शन करें तो आपको पता है एल्केन पे रिएक्शन होती है, तो एल्केन पे FR होती है, बट उसके लिए हमें Br2 के साथ में H चाहिए, तो ये वाला रिएक्शन तो नहीं है। एल्कीन पर और एल्काइन पर
इन दोनों के ऊपर ही आपको पता है EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। बट एल्काइन और एल्कीन में से अगर मैं बात करूं तो एल्कीन की हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन से मोर होती है। तो इसका रीजन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करना है। तो देखिएगा, एल्किन और एल्काइन में से एल्किन की रिएक्टिविटी एल्काइन के कंपेयर में मोर है। उसका रीजन क्या है? तो देखो, C डबल बॉन्ड C है। जब इस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये बनेगा। जबकि अगर हम यही रिएक्शन एल्काइन पे करते हैं तो एल्काइन पर जब इसका अटैक होता है तो आपके पास इंटरमीडिएट जो है वो ये कैटाइन होता है। तो आपके एल्काइन के अंदर हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो विनाइल कैटाइन है। कौन सा कैटाइन है बेटा? विनाइल कैटाइन है। और विनाइल कैटाइन आपको पता है क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होता है। अब बताओ, अगर यहाँ पर आपका अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी कंडीशन पर इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? लेस होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्केन के कंपेयर में लेस होती है। और अगर सेकंड में बात करूं तो सेकंड में आप देखिएगा, एल्कीन जो है उसकी स्ट्रक्चर में और एल्काइन के अंदर जो पाई बॉन्ड होते हैं वो इस तरह से पाई क्लाउड के रूप में होते हैं और वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ये आपके टाइटली बॉन्डेड है, इसलिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होती है? मोर होती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एल्कीन की रिएक्टिविटी एल्काइन के कंपेयर में मोर है। तो देखो, फर्स्ट में लिखा है C3H6 अर्थात प्रोपीन, और यही इसका आंसर राइट है। C2H2 एल्काइन है बट एल्काइन के साथ में इसकी रिएक्टिविटी लेस होगी। C4H10 एल्केन है, एल्केन के साथ में रिएक्टिविटी नहीं होगी। C2H4 ये भी एल्कीन है, तो इसका आंसर डी भी हो सकता था, C2H4। ये C2H4 है। बट आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए आपका जो एडिशन होता है वो ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अप्लाई होता है। अर्थात अनसिमेट्रिकल एल्केन की प्रेजेंस में ही आपका MKW और एंटी MKW रूल अप्लाई होता है। इसलिए हम यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं, किसको लेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, न कि डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन पायरोल, ये पायरोल आपको गिवन है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम ऑन, आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी? 2, 3, 3, 4, 2, 4, 2, 5 पर। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करता हूँ। तो इसको हम 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिएगा, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा और ये पाई यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और अब ये इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और पाई यहाँ पर आ जाएगा। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। जैसे तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका थर्ड है। नेक्स्ट में क्या होगा? ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव। अब आप देखो, ये आपका फोर्थ हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा? नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये नंबर 5। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया और आपका वो खत्म हो जाएगा। तो ये 6 नंबर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें मेनली कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप जरा देखो, इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपकी नॉन पोलर है, तो इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे नहीं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से
सेकंड भी आपकी पोलर है, थर्ड भी पोलर है, फोर्थ भी पोलर है और फिफ्थ भी पोलर है। अगर ये तीनों पोलर है तो इनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो जरा आप देखिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 4 ये दोनों हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल कंपेयर टू सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड एंड फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ के कंपेयर में हाईली स्टेबल है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनमें आपका अनलाइक चार्ज क्लोजर है। उसका रीजन है अनलाइक चार्ज क्लोजर। यहाँ पर आपका अनलाइक चार्ज जो है वो क्लोजर है। अगर ये हाईली स्टेबल है तो हम क्या बोलेंगे? थर्ड एंड फोर्थ आर मेजर कंट्रीब्यूटर, अर्थात ये आपका मेजर कंट्रीब्यूटर है, अर्थात इनका जो यहाँ पर जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब अगर इनका रोल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है तो ये मेजर होगी। अगर ये मेजर होगी तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी? मोर होगी। तो ऐसी कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या है? इनके अंदर हाई है। तो आप देखो थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में नेगेटिव चार्ज किस पर है? 5 नंबर के कार्बन पर, और फोर्थ में किस पर है? 2 पर। तो इसका मतलब इसमें 2 एंड 5 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? डी। एक मेथड तो ये इसको सोल्व करने का। सेकेंड मेथड और है इसको सोल्व करने का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिएगा, मैंने ये पायरोल लिया है और पायरोल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहा हूँ। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात ESR कराने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। तो देखो, ये इसकी तो 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये आप ध्यान रखना, 3 एंड 4 सिमिलर है और 2 एंड 5 सिमिलर पोजीशन है। ये इसके अंदर सिमिलर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सपोज डेट 2 नंबर के कार्बन पे कराता हूँ, किस नंबर के कार्बन पे कराता हूँ बेटा? 2 नंबर के कार्बन पर। तो जरा आप देखो कि जब 2 नंबर के कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो यहाँ पर आकर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब आप देखो, ये आपका क्या बन गया? इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ से इसमें रेजोनेंस हो जाएगा बेटा। तो मैं इसमें ये रेजोनेंस कर देता हूँ और इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर दिया मैंने। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज करने से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव सिग्मा और लोन पेयर है, तो इसका मतलब अगेन रेजोनेंस हो जाएगा। और ये एक और आपकी जो कंडीशन है, यहाँ पर रेजोनेंस हो गया और रेजोनेंस के वाया आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, अर्थात यहाँ पर 3RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट में अगेन आपकी बार जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक है, तो अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया C2 एंड C5 कार्बन पर, और अब की बार हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं C3 एंड C4 कार्बन पर। अगर ये C3 एंड C4 कार्बन पर अटैक करेगा तो इससे क्या बनेगा वो देखिएगा। तो आप जरा चेक कीजिएगा, जब मैं इसको यहाँ करूँगा तो यहाँ पर H और E हो जाएगा। तो जैसे ये पाई बॉन्ड खत्म हुआ, यहाँ पर HE हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आप देखो, लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें रेजोनेंस कर देता हूँ मैं, और इसके रेजोनेंस के वाया आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये हो गया। अब आप देखो, पाई सिग्मा और पॉजिटिव, और इस पे पहले से ये तो ये वाला रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि वहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोफाइल 2 और 5 नंबर के कार्बन पर अटैक करता है तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है, तो मोर RS। इसका मतलब क्या हुआ? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जबकि इसका अटैक 3 और 4 पर होता है तो लेस RS आ रही है, तो इस पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो बताइएगा इसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पर होगी? 2 एंड 5 पर। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ आपका बेटा ये नीट पेपर 2015 एंड 16 फेज नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।